हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सी रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं एक बहुत ही आसान सा जल्दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है। तो सेगमेंट का मतलब होता है बिजनेस का वो हिस्सा जिसका बिजनेस पे एक अलग सा ही इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि बिजनेस के बहुत सारे हिस्से हैं, एक ऐसा हिस्सा जिसका बिजनेस पे फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल अगर कोई अलग सा इंपैक्ट है तो उसे बोला जाता है सेगमेंट। अभी डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं यहाँ पे सेगमेंट कितने तरीके की होती है। तो सेगमेंट दो तरीके की होती है, पहला बिजनेस सेगमेंट, दूसरा जियोग्राफिकल सेगमेंट। अगर एक बिजनेस के पास मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक बिजनेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है, लेट्स से सोनी है, सोनी कंपनी कैमरा भी बनाता है, टीवी भी बनाता है, सोनी कंपनी फ्रिज भी बनाता है। तो सोनी कंपनी अगर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर उन सबका ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट बिजनेस पे अलग पड़ता है, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड सबके अलग अलग है, तो इन दैट केस वो सारी सेगमेंट अलग अलग मानी जाएंगी, राइट। और इसी तरीके से होती है जियोग्राफिकल सेगमेंट। जियोग्राफिकल सेगमेंट का मतलब होता है जहां पर बिजनेस के जो इंपैक्ट्स होते हैं वो जियोग्राफी में यानी कि लोकेशन वाइज डिपेंड करते हैं। कि मतलब इस बिजनेस का लेट्स से नॉर्थ इंडिया में ज्यादा सेल है, इस बिजनेस की साउथ इंडिया में कम सेल है। तो जहां पर हमारे को जियोग्राफिकली देखना पड़ता है, लोकेशन वाइज देखना पड़ता है, वहां पे आ जाती है आपकी जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बिजनेस सेगमेंट भी डिफरेंट कंपोनेंट होना चाहिए, जियोग्राफिकल सेगमेंट में डिफरेंट एरिया होना चाहिए, लेकिन इन दोनों की कंडीशन सेम है, दैट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दूसरों से अलग होने चाहिए। यानी कि जैसे सोनी कंपनी है तो उसका कैमरे का रिस्क और रिवॉर्ड उसके टीवी से अलग होना चाहिए, और उसके इंडिया का रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेट्स से बाहर किसी और कंट्री से अलग होना चाहिए, राइट। अब मुद्दा यह आता है कि हम एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। तो सेगमेंट अगर बिजनेस सेगमेंट है तो उस केस में हम देखेंगे टाइप ऑफ कस्टमर कैसा है, यानी कि कस्टमर कैसा है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फाउंडेशन का भी स्टूडेंट है, मेरे पास इंटर का भी स्टूडेंट है, मेरे पास फाइनल का भी स्टूडेंट है। तो मेरे पास ये तीन कस्टमर्स की अलग अलग टाइप है, राइट। इसके बाद आती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि जो आप प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका नेचर क्या है। अगर वो सारे अलग अलग नेचर के हैं तो इन दैट केस वो सारे अलग अलग सेगमेंट कहलाएंगे आपके। अगर वो सारे सेम नेचर के हैं तो फिर आप प्रोडक्शन प्रोसेस देख लीजिए, यानी कि बनाने का तरीका क्या है। क्या सबके बनाने का तरीका अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग सेगमेंट है। अगर बनाने का तरीका भी सेम है तो फिर आप मेथड ऑफ डिलीवरी देखिए, यानी कि डिलीवरी किस वे में हो रही है। लेट्स से मेरे पास फेस टू फेस बस स्टूडेंट भी पढ़ता है, वर्चुअल में भी पढ़ता है, वर्चुअल में भी लाइफ फ्रॉम सेंटर भी पढ़ता है, लाइफ फ्रॉम होम भी पढ़ता है, और फिर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पे भी पड़ता है। तो ये हो गया मेथड ऑफ डिलीवरी। एंड देन आती है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, यानी कि रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट पर अगर अलग अलग रूल्स लग रहे हैं तो इसका मतलब वो अलग अलग सेगमेंट कहलाएगी आपकी। और अगर हम जियोग्राफिकल सेगमेंट में बात करें तो जियोग्राफिकल सेगमेंट में सबसे पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। आप पॉलिटिकल बेसिस पे देख लीजिए कि जहां बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी बदल रही है, रूलिंग पार्टी बदल रही है, तो वो आपकी एक अलग सेगमेंट हो जाएगी। अदरवाइज आप नेशनल बाउंड्रीज पे जा सकते हैं। नेशनल बाउंड्रीज यानी कि इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल। एंड देन लोकेशन ऑफ द कस्टमर, यानी कि आपके लोकेशन क्या है आपके कस्टमर की। लेट्स से आप सिर्फ दिल्ली में ही बेचते हो, पर दिल्ली में भी आपका कस्टमर नॉर्थ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। तो आपको इस तरीके से लोकेशन वाइज भी आपको सेगमेंट बनानी पड़ सकती है। लेकिन बात यह आती है कि क्या सारी सेगमेंट को रिपोर्ट करना है? द आंसर इज नो। आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट का टेस्ट करना है, और टेस्ट है तीन में से एक भी टेस्ट पास हो गया तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल मानी जाएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले आप ये देख लो आपकी सेगमेंट कौन कौन सी है, उसके बाद आप आ जाओ उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए कि रिपोर्टेबल है या नहीं है। अब रिपोर्टेबल में पहला टेस्ट है कि आप अपने सारे सेगमेंट्स की इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स का टोटल कर लो, और ये जो टोटल आया है, जिस भी सेगमेंट की सेल इस टोटल के 10% या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल है, यानी कि 10% ऑफ मोर ऑफ द टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आप अपनी सारी एसेट्स का सेगमेंट का एसेट का प्लस कर लो। अब आपने सेगमेंट की जो एसेट्स का टोटल आ रहा है, अगर आपकी उस सेगमेंट की एसेट उसके 10% या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये सेगमेंट भी रिपोर्टेबल है। और तीसरी होती है कि आप अपने सेगमेंट के रिजल्ट बोले तो या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, उनका टोटल कर लो। अब याद रहे यहां पर आपको जो टोटल करना है, प्रॉफिट का अलग टोटल करना है, लॉस का अलग टोटल करना है, और प्रॉफिट और लॉस दोनों में से जो ज्यादा आ रहा होगा ना उसका 10% या उससे ज्यादा लेना है। उसका 10% या उससे ज्यादा जिसका भी प्रॉफिट और लॉस होगा, जिसका भी रिजल्ट उसके 10 या 10% से ज्यादा होगा, वो मानी जाएगी आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर ये तीनों टेस्ट कोई भी सेगमेंट पास नहीं करती है, तीनों में फेल हो जाती है, तो वो सेगमेंट बन जाएगी नॉन रिपोर्टेबल। लेकिन यहां पर आपको क्या चेक करना है, इसके आगे कंडीशंस और चेक करनी है। कंडीशन नंबर 1,
आपने जब ये निकाल लिया कि कौन कौन सी सेगमेंट रिपोर्टेबल है, अब आप ये देखो कि आपकी टोटल एक्सटर्नल सेल्स का क्या 75% रिपोर्टेबल सेगमेंट में है या नहीं है। अगर आपकी टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में नहीं है तो आपको और सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको एडिशनल सेगमेंट रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट आपको टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% तो रिपोर्ट करना ही करना है, राइट। दूसरी बात, अगर आपकी कोई सेगमेंट पिछले साल रिपोर्टेबल थी, इस साल रिपोर्टेबल नहीं है, तो आपको इस साल भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी फॉर कंपैरिजन पर्पस, चाहे उसका स्टेटस इस साल नॉन रिपोर्टेबल है। तीसरी बात, अगर कोई सेगमेंट पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं थी बट इस साल रिपोर्टेबल है, तो आपको प्रीवियस ईयर की सेगमेंट रिपोर्ट को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि कंपैरिजन किया जा सके कि उस सेगमेंट में क्यों रिपोर्टेबल आई है। चौथी बात, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक कंपनी चाहे तो वो किसी भी सेगमेंट को एडिशनली रिपोर्ट कर सकती है, हम उसको रोक नहीं रहे कि आपको ये सेगमेंट रिपोर्ट करनी है या ये नहीं रिपोर्ट करनी, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। अब यहां पर बात यह आती है कि क्या हमें हमारी बिजनेस सेगमेंट भी है, हमारी ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी है, तो क्या हमें दोनों में फुल डिस्क्लोजर देने? तो उन्होंने कहा नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट डोमिनेंट कंपनी है, यानी कि अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेंट है, तो आपकी प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस हो जाएगी और सेकेंडरी सेगमेंट आपकी जो हो जाएगी वो ज्योग्राफिकल हो जाएगी। पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी में बाइफर्केशन क्यों करना है? क्योंकि प्राइमरी के डिस्क्लोजर ज्यादा है, सेकेंडरी के डिस्क्लोजर कम है, राइट। अब प्राइमरी क्या हो गई? अगर आपका प्रोडक्ट डोमिनेंट है तो आपकी बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है। अगर आपका बिजनेस लोकेशन डोमिनेंट है तो आपकी ज्योग्राफिकल सेगमेंट वो है प्राइमरी है, और फिर उसके इसमें बिजनेस सेगमेंट सेकेंडरी हो जाएगी। और अगर आपके दोनों ही प्रोमिनेंट है, यानी कि दोनों डोमिनेटिंग है, यानी कि प्रोडक्ट भी और लोकेशन भी, तो इन दैट केस आप बिजनेस सेगमेंट को अपनी प्राइमरी सेगमेंट मानोगे। और अगर आपका कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो इन दैट केस भाई आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, आप किसी को भी प्राइमरी मानो, किसी को भी सेकेंडरी मानो, इट इज योर विश। लेकिन ये बात कौन डिसाइड करेगा? ये बात कंपनी और मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि डोमिनेंट कौन है, राइट। अब बात यह आती है कि रिपोर्टेबल में प्राइमरी सेगमेंट में कितनी रिपोर्ट डिस्क्लोजर है और सेकेंडरी में कितने डिस्क्लोजर है। तो प्राइमरी सेगमेंट में टोटल आपको 9 डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, टोटल 9। पहला डिस्क्लोजर आपका एक्सटर्नल सेल्स का, इंटरनल सेल्स का, देन आपकी सेगमेंट की एसेट्स का, सेगमेंट के रिजल्ट्स का, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का, आपकी डेप्रिसिएशन का, WDV का, अगर आपने और कोई नॉन कैश एक्सपेंस किया तो उसका, आपको रिकंसिलिएशन बनाकर दिखाना है सेगमेंट की एसेट और सेगमेंट की लायबिलिटी का, और आपको रिकंसिलिएशन बनाकर दिखाना है सेगमेंट के रिजल्ट और सेगमेंट के रेवेन्यू का। और अगर यही हम बात करें सेकेंडरी सेगमेंट में, तो सेकेंडरी सेगमेंट में आपको इंटरनल सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स नहीं दिखानी, सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स दिखानी है। उसके बाद आपको सेकेंडरी सेगमेंट में दिखाना है कि आपने एसेट को कितने में एक्वायर किया, और तीसरा आज उसकी WDV कितनी है, दैट्स इट। ये 3 डिस्क्लोजर आपको सेकेंडरी सेगमेंट के देने होते हैं। अब बात यह आती है सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है। तो सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर आपकी एक्सटर्नल सेल्स इंक्लूडेड है, इंटरनल सेल्स इंक्लूडेड है, और कोई भी सेल्स, कोई भी इनकम जो आपने कॉमन करी है लेकिन वो कॉमन आपस में एलोकेट हो सकती है, तो वो इंक्लूडेड है। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचकर प्रॉफिट कमाया तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टिंग कंपनी हो तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये इंक्लूड हो जाएगा, राइट। इसके बाद बारी आती है सेगमेंट एक्सपेंस की। अगर एक बात बताइए, आपने एक्सटर्नल सेल्स करी तो उससे रिलेटेड खर्चा, इंटरनल सेल्स करी तो उससे रिलेटेड खर्चा, और अगर कोई कॉमन एक्सपेंस हुआ है तो उसका एलोकेबल शेयर। सिंपल सी बात है। यहां पर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यहां पर भी एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई इंटरेस्ट आपने रिसीव किया तो यहां पर एक्सपेंस में आप कहेंगे इंटरेस्ट आपने पे किया लोन के ऊपर, तो इंक्लूडेड नहीं है। और अगर कोई आपको लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ तो भी इंक्लूडेड नहीं है, और इनकम टैक्स भी इंक्लूडेड नहीं है। और तो और अगर ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनी का होगा तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लॉस और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सेगमेंट रिजल्ट की, तो सेगमेंट रिजल्ट का मतलब है सेगमेंट एसेट में से सेगमेंट लायबिलिटी, सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, वो आपका सेगमेंट रिजल्ट आ जाएगा। अब बारी आती है सेगमेंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो सेगमेंट एसेट में आपकी पर्टिकुलर एक एसेट जो डायरेक्टली उसी सेगमेंट की है वो इंक्लूडेड है, और अगर कोई कॉमन एसेट है तो उसका एलोकेबल पोर्शन इंक्लूडेड है। अब क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड नहीं है, और कोई भी अनएलोकेबल एसेट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट वही अगर आपकी इन्वेस्टिंग कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अगर आप सेगमेंट लायबिलिटी की बात करें तो सेगमेंट लायबिलिटी में अगर कोई डायरेक्ट लायबिलिटी है तो वो इंक्लूडेड है, या फिर कॉमन लायबिलिटी है तो उसका एलोकेबल पोर्शन इंक्लूडेड है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। और तो और आपके कोई भी प्रोविजन, कोई भी बोरोइंग्स इंक्लूडेड नहीं है। पर अगर आपका बिजनेस नेचर फाइनेंशियल नेचर का यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उस केस में आपका जो बोरोइंग्स है बेटा वो भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। अब इसके अंदर 4 नए कॉन्सेप्ट, 4 जो और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने हैं, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपके पास एक ही बिजनेस सेगमेंट है और एक ही जियोग्राफिकल सेगमेंट है, क्या उस केस में भी मुझे
सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है? द आंसर इज नो। आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं करनी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपकी सेगमेंट रिपोर्ट बन जाएंगे, आपको अलग से कोई सेगमेंट रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो याद रहे, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना आपका सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट, आपको वही अकाउंटिंग पॉलिसीज सेगमेंट रिपोर्टिंग में लगानी है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय लगाएंगे। आप अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने इन्वेंट्रीज के अंदर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इंटरेस्ट ऐड कर रखा है, इन्वेंट्रीज के अंदर अगर आपने इंटरेस्ट ऐड कर रखा है, यानी कि आपकी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है और आपने उसमें इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट इंक्लूड करना अलाउड है, क्योंकि उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अलाउ कर रहा है। तो ये है बेटा हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।